नमस्कार, स्वागत है आपका देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। फ्रांस और जर्मनी के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर कनाडा पहुंच गए हैं। मोदी के एजेंडे में व्यापार, निवेश और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना रहेगा। इसके अलावा खासा जोर होगा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट यानी CEPA के जरिए मुक्त व्यापार पर। कनाडा के जरिए यूरेनियम की जो आपूर्ति है उसको लेकर भी भारत की काफ़ी दिलचस्पी है। और वहीं कनाडा के लिए भारत एक बड़ा बाजार तो है ही, लेकिन साथ साथ सबसे ज़्यादा जो नज़र रहेगी वो कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों पर रहेगी, जिनकी कुछ चिंताएं भी हैं। और फिलहाल वो वहाँ पर सिर्फ आर्थिक और सामाजिक तौर पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी काफ़ी प्रभावशाली हैं। तो किस तरह से ये पूरी विजिट रहेगी, 3 दिन किस तरह से गुजरेंगे, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। और दोनों देशों के बीच 40 साल से भी ज़्यादा गुजर जाने के बाद बायलैटरल द्विपक्षीय तरीके से पहली बार बातचीत हो रही है इतने सारे सालों के बाद। तो कितना महत्व है इस बातचीत का, कितना महत्व है इस दौरे का, ये सब कुछ अपने मेहमानों के जरिए जानने समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर अब्दुल नाफे हैं जो कि सेंटर फॉर कैनेडियन US एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ JNU से आते हैं। दूसरे खास मेहमान अशोक सज्जनहार हैं, राजनयिक रह चुके हैं कई देशों में। इसके अलावा मेरे साथ तीसरे मेहमान हैं बालादास घोषाल, डायरेक्टर हैं सोसाइटी फॉर इंडियन ओशन स्टडीज़। और संजय कपूर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, विदेशी मामलों की खास जानकारी रखते हैं और संपादक हैं हार्ड न्यूज़ मैगजीन के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय कपूर, अगर आपके साथ मैं शुरुआत करूं तो फ्रांस हमने देखा, जर्मनी हमने देखा। अगर फ्रांस और जर्मनी को एनालाइज करें इससे पहले कि हम कनाडा पर आएँ, तो किस तरह से आप देखेंगे? फ्रांस और जर्मनी दोनों में प्रधानमंत्री जो उम्मीद कर रहे थे, काफ़ी हद तक उन्होंने ये दिखाया कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता है और ये अपने फॉरेन जो होस्ट थे उनको बताना चाहते थे। खास के जब फ्रांस में गए थे, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण राफेल जो डील थी उसमें 36 हवाई जहाज खरीदे और उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करी। तो ये जो डील काफ़ी समय से लटकी हुई थी, ज़्यादा हवाई जहाज खरीदे थे 126, और उसको उन्होंने ख़त्म करके उन्होंने कहा कि मैं सीधे निर्णय लूँगा। तो एक जो संदेश देना चाहते थे वो अपने विदेशी जो होस्ट हैं कि मेरे पास इस समय मैंडेट है, मेरे पास ये कहने में पावर है कि मैं जो कहूँगा वो कर सकता हूँ। और औरों के मुकाबले जो पहले देश के प्रधानमंत्री रहे जो कि तमाम समस्याओं में घिरे रहे, उनके मुकाबले मेरे में काफ़ी ये पोटेंशियल है मेरे साथ काम करने का। उसके बाद जर्मनी में ये गए वहाँ पर इन्होंने मेक इंडिया का बहुत बड़ा एक पार्टनरशिप करी हैनोवर उस फेयर में, जो कि वहाँ का यूरोप का और दुनिया का बहुत बड़ा फेयर है। वहाँ पे इंडिया और जर्मनी की दोनों की पार्टनरशिप थी जी। तो एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश करी कि इंडिया हैज़ अराइव्ड। ये इंडिया उस ऐसे प्लेन पे पहुँच गया है कि दुनिया के बड़े देशों के साथ काम कर सकता है और हिंदुस्तान के हालात पहले के मुकाबले कहीं बेहतर हो गए हैं, जिससे कि ये और मुल्क आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि बार बार ये कहने की कोशिश हो रही है कि हमने जो बिज़नेस है उसको ईजी कर दिया है और एक प्रेडिक्टेबिलिटी ले आए हैं हम टैक्स रिजीम के अंदर, हमारी पॉलिसीज़ के बारे में। तो जो भी संदेह और जो भी आपको शुभा रहा हो पहले, अब उसको आप भूल जाइए। तो इसी मजबूती को लेके कनाडा जा रहे हैं। अब कनाडा जा रहे हैं। सज्जनहार जी, क्या ये वाकई माना जाए कि जो निर्णायक क्षमता है जिस तरह से देखने को मिली कि जो डील राफेल वाली लटकी हुई थी लगातार कई सालों से, उसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीलिंग करके ब्यूरोक्रेसी को कहीं ना कहीं बीच से निकाल दिया, जो लिथार्जी एक तरह से आ रही थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की। हालांकि कुछ लोग उसका क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो कम से कम फैसला हुआ है। क्या ये इस बात में भी जाहिर होता है कि 4 दशक से ज़्यादा गुजर जाने के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये तय किया कि द्विपक्षीय बातचीत के लिए कनाडा जाया जाए? देखिए, ये तो बिल्कुल मैं मानता हूँ जो राफेल की जो डील है बहुत ही अहम डील है, क्योंकि ये केवल ये नहीं था जो ब्यूरोक्रेटिक रैंगल्स में ये फंसी हुई थी, परंतु जो हमारे एयरफोर्स को इनकी बहुत सख्त ज़रूरत है। और आपको याद होगा जो ये पहले जो रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट ये फ्लोट हुआ था 126 मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट के लिए, मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए 2004 में। 2004 से लेकर 2011 तक इसका निश्चय हुआ और उसके बाद भी चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, चाहे वो कितनी कीमत है, और उन सब मसलों पर ये डील अटकी रही। तो यहाँ पर बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने एक अब अगर कनाडा आ जाएं और ये देखें कि क्यों 4 दशक हम नहीं गए और अब कैसे अचानक जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का जाना हो रहा है। जी, क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उनका जब से ये सरकार आई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया और मेक इन इंडिया, जो हमको चाहिए आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना। और उन्होंने ये देखा है जो
पिछले कम से कम 4-5 साल में, पहले तो 2005 से 2010 तक तो हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी चलती रही, 7-8-9% के दर से हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर बढ़ती रही। परंतु अगर आप उसके बाद देखिए 2010 के बाद, तो हमारे एक तो रेट ऑफ ग्रोथ करीब 5% के ऊपर आ गया, उसके बाद इतने करप्शन स्कैंडल्स आ गए, उसके बाद पॉलिसी पैरालिसिस आ गया, बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स थे। तो पिछले 10 महीनों में इस सरकार ने और प्रधानमंत्री ने ये बताने की, देश को भी और देश के बाहर भी ये बताने की चेष्टा की है, ये बताने का प्रयास किया है, जो अब हम आर्थिक व्यवस्था को अपना एक प्रायोरिटी एरिया बनाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसी के उसमें लेकर ये गए हैं यूरोप के ये 2 देशों में और कनाडा में, क्योंकि देखिए कनाडा से हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारे जो संबंध है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, परंतु उसमें जो संभावनाएं हैं उसको हमने चलिए हम ये भी तलाशेंगे कि 4 दशक आखिर क्यों लग गए, इसको देखने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जिन संभावनाओं का आपने जिक्र किया है उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, कैसी संभावनाएं हैं। प्रोफेसर नाफे, ये बताइए कि यूरोप के बारे में तो काफ़ी कहा जा रहा है कि बिल्कुल एक तरह से अभी भी पटरी पर अर्थव्यवस्था नहीं आई है, लेकिन कनाडा के हालात उतने ख़राब तब भी नहीं हुए थे जब डिप्रेशन का दौर था, तो अभी भी उनके फंडामेंटल्स भी मजबूत हैं, कारोबार के लिए माहौल भी है, और जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर हैं हापर, उनसे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का जब जिस ज़माने में वो चीफ मिनिस्टर थे तब से जो है उनका वास्ता रहा है, तो क्या ये एक बैकग्राउंड भी काम करेगा? क्योंकि उन्हीं की पार्टी के एक एमपी हैं, उनकी बात मैं सुन रही थी, उनका ये कहना था कि तब भी वो ये कह रहे थे कि कितनी संभावनाएं हैं, गुजरात के साथ भी वो कारोबार करना चाहते थे उस वक्त जब वो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ। आपने जवाब खुद ही दे दिया है। ऐसा है कि एक तो दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी सोच में एक जैसापन काफ़ी नज़र आता है। दूसरी बड़ी बात ये कि स्टीफन हार्पर 2006 में प्रधानमंत्री बने और ये कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, इनका सारा फोकस बिजनेस के ऊपर है। जहाँ तक हम इंडिया और कनाडा के संबंधों को देखें, मुझे 3-4 बातें जल्दी जल्दी नज़र आती हैं। हमारा बुनियादी इंटरेस्ट इंडिया का जो है वो ऊर्जा के अंदर है। एक तो यूरेनियम सप्लाई, यूरेनियम तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भी लेगा, दूसरी जगहों से भी लेगा। कुछ विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि कनाडा का जो यूरेनियम है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमें वही चाहिए जब भी हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट आएंगे। और राजस्थान में जो पावर प्लांट है उनमें तो अभी भी हम कनाडा का ही यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम के साथ साथ उतनी ही एक और अहम जो चीज़ है वो न्यूक्लियर हार्डवेयर को लेकर के है। देखिए, इंडिया में जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो कैंडू था, वो कनाडियन मॉडल, कनाडियन डिज़ाइन का था, 1950 में दिया गया था, कोलंबो प्लान के अंतर्गत दिया गया था। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी उसी पर एक्सपेरिमेंट सीखा, उसी से सीखा है, उसी को डेवलप किया, इम्प्रोवाइज किया है। तो हार्डवेयर दूसरा एरिया है। तीसरा एरिया जिस पर हम तवज्जो नहीं दे रहा और मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, कनाडा का एक प्रोविंस है, उसका नाम है अल्बर्टा जी। अल्बर्टा आज तेल और गैस के बहुत बड़े खजाने के ऊपर, भंडार के ऊपर बैठा हुआ है। हमें अगर नॉर्थ अमेरिका से लिक्विफाइड नेचुरल गैस चाहिए जी, तो हमारी नज़र आज अल्बर्टा के तार सैंड्स के ऊपर है। मैं आपको बतलाऊं, न्यू ब्रंसविक एक प्रोविंस है अटलांटिक में, वहाँ एक बहुत बड़ा ऑयल टर्मिनल है सेंट जॉन जी। सेंट जॉन से लेकर के और गुजरात के कोस्ट तक नॉर्थ अमेरिका से अगर आप LNG शिपमेंट भेजें तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें ये पड़ता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, इन्होंने अल्बर्टा के तार सैंड्स में जो ऊर्जा है उसमें काफ़ी रुचि भी दिखाई है। और उसमें हमें लगता है कि एक तो रेगुलर वहाँ से LNG की सप्लाई हो सकती है और दूसरा उसकी कुछ कीमत भी कम है। कुछ ऐसा सुनने में आया जो मैंने पढ़ा है, तकरीबन $11 पर बैरल वहाँ का ऑयल हमें सस्ता पड़ता है इंटरनेशनल प्राइस के मुकाबले पर। तो कहीं ना कहीं ये भी महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए, ज़्यादा फोकस होना चाहिए जी। हाँ, बालादास घोषाल जी, इसके अलावा जो बात हो रही है लगातार कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट की, फ्री ट्रेड को लेकर 2013 डेडलाइन हालांकि थी, वो गुजर जाने के बाद भी 15 तक भी जो है वो कोई बात नहीं बन पाई और अभी भी $5-6 बिलियन के आसपास कारोबार भटक रहा है, जिसको $15 बिलियन का कारोबार का टारगेट 2015 के लिए रखा गया था। किस तरह से ये टारगेट 15 तक पहुंचेगा? 3 गुना तकरीबन कारोबार करना होगा। कौन से ऐसे खास क्षेत्र हैं जहां पर आपको लगता है काम करने की ज़रूरत है? किन किन क्षेत्रों में कारोबार के? मेरे ख्याल में इसमें ये जो कारोबार का बात हो रहा है, इसमें
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो मुश्किलात था अब तक, ये मुश्किल मोदी साहब ने ये कोशिश कर रहा है, ये थोड़ा सा इधर उधर करके इसको सक्सेसफुल करने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में ये मुश्किल होगा, ये FTA साइन कम्प्रिहेंसिव, ये इतना जल्दी 2015 के अंदर। मेरे ख्याल में डोमेस्टिक मार्केट इज नॉट तैयार नहीं है मेरे ख्याल में जी। लेकिन किस तरह की मुश्किलें आप ही देख रहे हैं, और 2013 तक क्यों पेंडिंग रहा, क्या वजह आप देख रहे हैं? और अब माना जा रहा है कि जो एक डिसाइसिव नेचर है प्राइम मिनिस्टर का, जो एक निर्णायक उनकी निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो यहाँ पर काम आ सकती है। मुश्किल है मेरे ख्याल में। सजना जी, आप कमेंट करना चाहेंगे इस पर? जी, मैं इसमें ये कमेंट करना चाहूँगा, जो देखिए 2010 से लेकर अभी तक 2014-15 तक सभी जो देश हैं उनकी सबकी अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर पड़ गई थी। आपने देखा है 2007-2008 में अमेरिका से शुरू हुआ, फिर सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस यूरोप में आया, तो उससे पूरे दुनिया भर की, और मैंने पहले कहा जो हमारे भारत में भी ऐसा ही कुछ हुआ, हमने देखा हमारी भी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं चल पाई। परंतु अब अगर देखा जाए तो हमारी पिछले साल का हम कहते हैं 7.5% हमारा ग्रोथ रहा है, और अभी IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी कल परसों ये माना है कि इस साल में 2016-17 में हमारा जो आर्थिक विकास होगा वो करीब 8% के आसपास होगा। तो हमारा जो विकास है वो बढ़ रहा है, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी और भारत की क्रेडिबिलिटी जो ऐसा डिसीजन लेने के लिए, आप देखिए चारों तरफ देखिए, यूरोप से भी हमारा बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हो रहा है, उसको भी पुश दिया जा रहा है। चाहे आसियान में अभी आकर एकदम सर्विसेज का एग्रीमेंट उन्होंने पिछले साल नवंबर में उसको सॉर्ट आउट कर लिया, जो कितने समय से वो चल रहा था। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूं, जो यकीनन जैसे इन्होंने कहा कुछ तो मुश्किलात हैं, मुश्किलात के बिना तो वो फिर नेगोशिएशंस होता ही नहीं है। 2013 में खत्म हो गया होता मामला। जी बिल्कुल नहीं, पर उसमें कोई पॉलिटिकल विल नहीं था। मुझे ऐसा लगता है अब जो इस समय पॉलिटिकल विल है, क्योंकि इस जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, इस गवर्नमेंट का जो फोकस है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक से जुड़ी हुई फॉरेन पॉलिसी वो भी है कि आर्थिक जो मुद्दे हैं उनसे जुड़ी हुई। संजय कपूर जी, क्या जो एजेंडा है उसमें टॉप प्रायोरिटीज में जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ रहा है, आप इस पे क्या कमेंट करना चाहते हैं? क्या ऐसी वजह रही 2013 में जो कि दोनों देशों के बीच एक कोई मीटिंग ग्राउंड नहीं मिल पाया, और अब 15 में उम्मीद की जा रही है कि 3 गुना जो है वो ट्रेड हो जाएगा? कनाडा को इतना बड़ा बाजार दिख रहा है, भारत जैसा अलग अलग सेक्टर्स हैं जहां वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। भारत भी ये चाहता है कि जो फॉरेन मनी है वो हिंदुस्तान में आए, और कहीं ना कहीं ग्रोथ का, इन्वेस्टमेंट का जो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना है उसको आगे बढ़ाया जाए। देखिए, कनाडा के जो स्टीफन हार्पर हैं वो भी ट्रेड की तरफ काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं, और वो ट्रांस पैसिफिक पैक्ट में भी हिस्सेदार बने हुए हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि हिंदुस्तान का जो मार्केट है वो उसको एक्सेस करें। अभी तक तो नहीं कर पाए, क्योंकि आपने खुद जो फिगर्स बताई बामुश्किल तमाम 4.5-5 बिलियन डॉलर के बीच में है। पर ये जो अग्रीमेंट 2 करना चाहते हैं, सीपा करना चाहते हैं और बीपा करना चाहते हैं, जिसमें कि जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट जो प्रोटेक्शन ट्रीटी है, जिससे कि जो इन्वेस्टमेंट कनाडा करेगा हिंदुस्तान में उसको कुछ हद तक गारंटीज दी जाएंगी कि कहीं पे उनको परेशानी नहीं आएगी। इनवेरिएबली ये होता है कि बाहर का इन्वेस्टमेंट आता है, जैसे आपने पिछले कई सालों में देखा 2G में आया, चाहे नॉर्वे से आया, चाहे जहाँ से आया, वो कई सारी समस्याओं में पड़ जाता है। तो विदेशी इन्वेस्टर जब हिंदुस्तान आते हैं तो वो गारंटीज चाहते हैं कि हम आप पैसा लेकर आ रहे हैं, हम कोर्ट कचहरी में नहीं फंसना चाहते हैं, हम तरह तरह के ना प्रोटेक्शन चाहते हैं, जिससे कि हमारा जो पैसा इतना लेकर आए हैं, और उनको दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल अपने शेयर होल्डर्स पे। तो शेयर होल्डर को भी क्या जवाब देंगे कि हमने पैसा यहाँ पे लगाया कई सारे आश्वासनों के बाद, और उससे नतीजा ये निकला कि हम है ना तमाम झंझटों में फंस गए। तो कनाडा की जो कई सारी कंपनीज़ हैं वो उस तरीके का अश्योरेंस चाहती हैं, परंतु हिंदुस्तान की अपनी समस्याएं हैं, और वो कई सारी चीज़ें जो हिंदुस्तान का जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें फिट नहीं कर पाती हैं। क्योंकि मैं कई सारे जितने भी CEOs हैं विदेशी कंपनियों की, उनसे बात करता हूँ, वो कहते हैं कि सरकार तो है ना आश्वासन दे देती है, पर वो मामला आगे कोर्ट कचहरी में फंस जाता है, क्योंकि 3-4 अलग अलग लेवल पे अगर वो अप्रूवल नहीं हुआ तब तक है ना कोई भी चीज़ यहाँ पे अश्योर्ड नहीं है। तो उन तमाम समस्याओं से निकलने के लिए वो लोग चाहते हैं कि कोई रास्ता निकाला जाए। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री
इतनी आसानी से कह पाएंगे। ये संभव है कि वो आश्वासन देंगे और कनाडा में ये खासकर जो पेंशन फंड्स हैं और तमाम और भी कई सारी कंपनीज जिनको हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने की बात करी जा रही है। इसके अलावा बात ये हो रही है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो आएँ और बैंक्स का भी जिक्र हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग की तरफ लगातार इस सरकार का ध्यान है उसमें जो है वो पैसा फ्लोट हो सके। सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तानी इकोनॉमी के साथ यह है कि पैसा नहीं है। कई सारी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, परंतु अगर आप बिना बात करने जाएं तो ये नहीं लगता कि ये इकोनॉमी किक स्टार्ट कैसे होगी, ऊर्जा कहाँ से आएगी, क्योंकि बैंक है ना इंडस्ट्रीज को अभी लेंड करने के लिए तैयार नहीं है। एक भरोसा बिल्कुल जो है टूट चुका है पिछले 2-4 सालों में। विदेशी कंपनियां चाहती हैं कई सारी गारंटीज, उन गारंटी के बिना वो लोग पैसा नहीं डालेंगे, और जब वो देखते हैं कि हिंदुस्तानी कंपनी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है तो वो लोग क्यों इन्वेस्ट करें। तो वहाँ पे काफ़ी हद तक फंसा हुआ है मामला। प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास है, उनकी सरकार को इस बात का एहसास है कि जो पूरी इकोनॉमी है, IMF चाहे 7.1 कहे चाहे 8.1 कहे, जो ज़मीनी जो हालात हैं वो उससे मेल नहीं खाते। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और बड़े प्रोजेक्ट्स अगर ये कंसीव करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स अगर वो लेकर आते हैं हिंदुस्तान में, तभी वो चीज़ें हो पाएंगी। उसमें मेरे ख्याल से कनाडा अपने पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस फंड वगैरह के माध्यम से कुछ अगर मदद कर देता है तब आगे बात। प्रोफेसर नाफे, आपको लगती है संभावना कि सीपा के जरिए जो है वो मामला आगे बढ़ाया जा सकता है, कारोबार को 3 गुना किया जा सकता है, पैसा जनरेट किया जा सकता है, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पैसे की कमी हो रही है उसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जिस तरह से संजय कपूर कह रहे हैं कि अगर डोमेस्टिक जो हमारे प्लेयर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनमें ही झिझक है तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर किस तरह का माहौल बनेगा। हालांकि लगातार मैं पढ़ रही हूँ जो बिजनेस के अखबार हैं वो ये कह रहे हैं कि सेंटिमेंट पॉजिटिव बन रहा है। जो कनाडा के अखबार हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर जो है मोदी मैनिया जैसी हेडलाइंस देकर छापा है और काफ़ी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई हैं। इसका मतलब यानी कि वहाँ भी लोगों में काफ़ी दिलचस्पी जनरेट हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी के वहाँ होने पर। नहीं, मेरा कुछ और ही सोचना है इस चीज़ को लेकर के। व्यापार को लेकर के इंडिया और कनाडा दोनों की हालत ऐसी है कि जैसे 2 अलग-अलग ट्रेन की पटरियां हैं। ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, 40 साल से साथ चल रहे हैं, लेकिन मिलते कभी नहीं हैं। सच बात ये, अगर आपसे पूछा जाए, कनाडा के लोग इंडिया से बिजनेस नहीं करना चाहते। 500-600 बिलियन डॉलर उनका एनुअल बिजनेस अमेरिका के साथ है। वो इतनी दूर क्यों चल करके आए? अगर वो माचिस की तीली से लेकर के और हवाई जहाज तक अमेरिका से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो कल्चरल ट्रेड ओरिएंटेशन उनका उधर है, यहाँ नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर हम ट्रेड प्रोफाइल देखें, इंडिया कोई ख़ास सामान ना बेचता है ना ख़रीदता है। हम कुछ पेपर पल्प, वुडबोर्ड ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं, कुछ फैब्रिक्स, गारमेंट्स और प्रेशियस स्टोन्स उनको बेच देते हैं। ट्रेड ऐसे नहीं चलेगी। अब मैं यहाँ ये जो इंथुजियाज्म है ये 2-3 पॉइंट्स को लेकर के है। जैसे मैं आपको बताऊँ, पहला इंथुजियाज्म पेंशन फंड्स को लेकर के। कनाडा देखिए मध्य वर्ग का समाज है जी। कनाडा में रिटायर्ड लोग बहुत हैं जी। कनाडा एक अजीब अर्थव्यवस्था है मैडम। वहाँ अगर आप बैंक में जाएं तो इंटरेस्ट रेट 4% मिलता है, इन्फ्लेशन 2-2.5% मिलता है। जो लोग रिटायर्ड होते हैं वो बैंक में अगर FD जमा कराएं तो उससे कुछ बनता नहीं है। पेंशन फंड बाहर इन्वेस्ट करना चाहता है जी। लेकिन गारंटीड इन्वेस्टमेंट चाहिए उनको। कनाडा के पेंशन फंड इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक मिनिमम गारंटीज कुछ चाहिए कि कुछ तो उनको इंटरेस्ट मिले उसके ऊपर। वहाँ मुझे लगता है एक संभावना बन सकती है। लेकिन इसलिए भी संभावना ज़्यादा बन रही है क्योंकि कई रिसर्च बता रही हैं, यहाँ पर भी सी राजा मोहन लिख रहे हैं कि NDA की सरकार जब होती है तब कनाडा और भारत के रिश्ते ज़्यादा बेहतर होते हैं बजाय इसके। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ। ऐसा नहीं मानता। मुझे देखिए कोई डेटा नहीं होता। मुझे लगता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अभी भी कनाडा के पेंशन फंड सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन वो बिखरे हुए हैं। मतलब कोई कुमुल एक जगह नहीं नजर आते। डेटा ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों को। ऑलरेडी हैं वो लोग यहाँ। तो एक तो मुझे लगता है पेंशन फंड को किसी तरह से अट्रैक्ट किया जाए। दूसरा उसमें क्या है कि जो कनाडा में नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी और बिजनेस बहुत हैं। छोटी छोटी कंपनियां जो मेडिसिन में, बायोटेक्नोलॉजी में और जो कुछ फ्रंटियर एरियाज उसमें बहुत अच्छा काम करती हैं जी। और ईस्ट एशिया के देशों के साथ उनका संबंध भी बहुत अच्छा व्यापार कर रहा है जी। मुझे लगता है वहाँ हम उनके साथ अपने व्यापार को काफी तेज बढ़ा। सज्जन जी, ये बताइए 2-3 और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको एक एक करके मैं चर्चा करना चाहती हूँ। एक वीज़ा ऑन अराइवल की बात है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर
क्यों कनाडा उस लिस्ट में शामिल नहीं हो सका जो वीज़ा जो है एयरपोर्ट पे दिया जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के काफ़ी कंसर्न्स रहे, कनिष्का को लेकर खासकर हम वो बात अभी तक नहीं भूले हैं। हालांकि एक ज़माना गुजर गया, 30 साल जो है उसको गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये भी रहा कि जो खालिस्तान के सपोर्टर लोग थे उनको शरण दी कनाडा ने। क्या आपको लगता है कि वो जो एक खलिश थी, वो जो एक फांस थी, वो निकल चुकी है? अब क्या माहौल तैयार है कि वीज़ा ऑन अराइवल भारत दे सके, कनाडा को भी शामिल कर सके? देखिए, ये वाला तो बहुत हार्ड असेसमेंट करना पड़ेगा। ये खलिश की केवल बात नहीं है। खलिश तो होती है तो वो धीरे धीरे समय के गुजरते हुए वो कम पड़ती जाती है, परंतु ये तो हार्ड सिक्योरिटी इश्यूज हैं। और ये अपनी सिक्योरिटी, और हमने देखा है जो हमारी सिक्योरिटी, हमारी सुरक्षा पर जो प्रहार हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में, वो ज़्यादा हुए हैं, कम नहीं हुए हैं। तो इसीलिए हमको ये देखना पड़ेगा। और वहाँ पर आपने ये भी देखा होगा, ये भी पढ़ा होगा, जो जब मोदी जी वहाँ पर जाते हैं तो हर जगह जहाँ वो जाएंगे, ओटावा, टोरंटो, वैंकूवर में, तो वहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सिक्स फॉर जस्टिस, वो वहाँ पर अपना डेमोन्स्ट्रेशन करेंगी वगैरह वगैरह। तो थोड़ा बहुत वहाँ पर उनका भी ऑपोजिशन है, चाहे वो फ्रिंज एलिमेंट्स हो, परंतु वो ऑपोजिशन है। तो वीज़ा ऑन अराइवल अगर दिया जाए तो वो हम अपने लिए खुद मुसीबत मोल ले रहे होंगे। तो हमको इसको बहुत ही फूंक फूंक कर कदम आगे रखना पड़ेगा। घोषाल जी, क्या आपको लगता है वीज़ा ऑन अराइवल के लिए भारत तैयार नहीं है? मेरे ख्याल में काफी इसको लेकर दबाव बनाया जा रहा है कि अब तो कम से कम कर देना चाहिए। मेरे ख्याल में ये भारत अभी तैयार नहीं है, क्योंकि ये सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे एम्बेसडर सज्जन हरि ने बोला, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि सवाल वहाँ आतंकवाद का भी उठेगा। सवाल ये भी उठ रहा है, फ्रांस और जर्मनी उसमें भी उठा कि आतंकवाद की जो है खास डेफिनेशन होनी चाहिए। और खासकर ये भी कहा, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि जो देश शरण दे रहे हैं आतंकवाद को, उनको भी जो है वो दुनिया को एक होना होगा। मेरे ख्याल में ये वीज़ा ऑन अराइवल इस बारे में मुश्किल होगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है। और ये जो सिख डायस्पोरा जो है कनाडा में, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सिंपैथी वो खालिस्तान वालों का लिए है। तो क्या अभी मुद्दा ये अभी तो गर्म नहीं है शायद? नहीं, फिर भी थोड़ा सा सेंटिमेंट्स वगैरह ये है उसके बारे में। चलिए, ये तो मुश्किल लगता है, लेकिन संजय कपूर जी, इससे पहले कि वाकई समय समाप्त हो जाए कार्यक्रम में, बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ये भी है कि जो वहाँ पर इंडियन डायस्पोरा है, जो लोग हैं भारतीय मूल के, उनमें भी काफ़ी एक्साइटमेंट है। इतनी बड़ी कम्युनिटी है वहाँ पर, पूरी दुनिया में जितने ज़्यादा लोग रहते हैं उनमें से कनाडा भी एक ख़ास है। और ख़ासकर एक स्टेट के जो सिख समुदाय के लोग रहते हैं पंजाब के, उनका खासकर वहाँ पर बड़ा जमावड़ा है, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, लेकिन उनके मुद्दे भी बहुत हैं। वहाँ पर केंद्रीय भारत सरकार को काफ़ी समय से इस बात की चिंता है कि जो वहाँ का सिख समुदाय है, जो वहाँ से हिंदुस्तान से वहाँ गया, उसमें फिर से रेडिकलिज्म बढ़ रहा है। उनको थोड़ी बहुत परेशानी, या हिंदुस्तान की तरफ जो उनका नज़रिया है वो फिर कुछ बदलता नज़र आ रहा है, जो पिछले कई सालों से लग रहा था कि स्टेबलाइज हो गया है। अगर आप है ना जो भी होम मिनिस्ट्री कवर करते हैं या बाहर की एजेंसीज कवर करते हैं, तो वो आपको कई सारे उदाहरण देंगे किस तरीके से वहाँ पर वो लोग मिल रहे हैं और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ फिर कुछ तरीके की आवाज़ें उठ रही हैं। और जैसे कि सज्जन सर साहब ने बताया कि वो वहाँ पर जितने भी फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो सब भी मेरे ख्याल से प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे। तो उनकी समस्याएं काफ़ी हैं और उनके जो तमाम मुद्दे हैं वो बार बार समय पर उठाते हैं, चाहे 1984 संबंधित हुआ या बाकी अब है ना जैसे वीज़ा ऑन अराइवल की बात है। एक जो खास बात नज़र आती है कि किस क्वालिटी के लोग वहाँ पर माइग्रेट करें। यहाँ पर कनाडा के अंदर मोस्टली ब्लू कॉलर्ड और दूसरा जितने भी किसान वर्ग से संबंधित लोग रहे, तो उनको यहाँ पर वीज़ा देने में और यहाँ पर उसके लिए सोच जो है वो थोड़ी सी अलग है। और उन लोगों ने वहाँ पे काफ़ी पैसा कमाया, काफ़ी समृद्ध हो गए हैं, परंतु यहाँ पे उनको अभी भी कुछ हद तक एक इस तरीके से देखते हैं जी। मुझे लगता है कि अमेरिका से वीज़ा ऑन अराइवल में समस्या कम होगी, जबकि हिंदुस्तानी वहाँ पे जो हैं वो सिलिकॉन वैली वाले या तमाम लोग हैं नहीं, लेकिन इसके सबके साथ साथ वहाँ पर 8 जो हैं वो इंडो कैनेडियन एमपीज हैं। उसके अलावा इन एमपी में 2 PIO एमपीज हैं, वो मिनिस्टर्स भी हैं, एक तो मिनिस्टर भी हैं जी हाँ फेडरल गवर्नमेंट में, और 1 PIO एमपी जो है वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, फॉरेन मिनिस्टर। जो हमारे यहाँ पे एम्बेसडर भी इन्होंने अपॉइंट किया है वो भी है ना गुजराती मूल के हैं। तो कहने मतलब है कि वो वाली सोच कुछ हद तक बदलनी पड़ेगी, जिससे कि गुजरात में क्या जो कनाडा में जो हिंदुस्तानी हैं उनको भी उसी पार पे लाया जाए जैसे कि हम
यूएस में हिंदुस्तानियों को देखते हैं। प्रोफेसर नाफे, कहीं ना कहीं ये जो भारतीय मूल के जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर हापर भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं इस बात को, और इसीलिए जोर इस बात का है कि कहीं ना कहीं जो पीएम मोदी की जो शख्सियत है उसको भुनाया जाए। इलेक्शन भी वहाँ नज़दीक हैं, जो फेडरल इलेक्शंस हैं 2015 में ही है। जी हाँ, इसी साल है, नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कोशिश होगी, और इस वजह से भी अखबार जो दिखा रहे हैं रंगीन तस्वीरें, उसकी क्या ये एक वजह है? बिल्कुल यही वजह है। देखिए, जो भारतीय मूल के लोग हैं वहाँ, उसमें 2-3 बड़े दिलचस्प पहलू नज़र आते हैं। एक तो जितने भी इंडियन डायस्पोरा कंसंट्रेटेड है, 4 शहरों में ये नज़र आते हैं, वैंकूवर, विक्टोरिया, टोरंटो, ब्रैम्पटन और मिसिसॉगा रीजन। और चूँकि कंसंट्रेटेड है वहाँ, दूसरे इमिग्रेंट ग्रुप्स भी काफ़ी रहते हैं, ईरानियंस हैं, दूसरे लोग हैं, श्रीलंकन्स बहुत हैं। तो होता क्या है कि वहाँ से 8-10 MP भी जीत जाते हैं। ये ऐसी चीज़ हमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में नज़र नहीं आती कि आप 8 MPs जो हैं आपके हाउस ऑफ कॉमन्स में चले जाएं, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। दूसरा, इंडियन डायस्पोरा पूरी कनाडा का 4% पॉपुलेशन है, जो काफ़ी बड़ी आबादी हो जाती है। कहने को हम कहेंगे 12 लाख ही तो लोग हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। इससे भी बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, आप इसे इंडियन डायस्पोरा कहेंगे या सिख डायस्पोरा कहेंगे या ऐसा पंजाबी डायस्पोरा कहेंगे। जब 8 के 8 MP पंजाबी होते हैं तो ये कहा जाता है कि ये पंजाबियत की विजेता है, पंजाबियत की जीत है। अच्छा, उस पंजाबियत में हमें सिख भी नजर आते हैं, हिंदू पंजाबी भी नजर आते हैं, मुस्लिम पंजाबीज भी नजर आए कि साहब ये तो पंजाबियों ने जितनी मेहनत की, जितनी कुर्बानी दी पिछले 100 साल से कनाडा में आकर के, ये आज उसका फल है। उस चीज को आप, वो पंजाबियत एक आइडेंटिटी बन जाती है। तो ये आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर हापर के लिए जो है ये बात सही अच्छी साबित होगी? प्राइम मिनिस्टर हापर को ये लगता है कि भैया देखो, ऐसा है 8-10 सीट तो पक्की है मेरी, तो मैं भी रिको कोलोसियम में जाकर के वहाँ साथ में नजर आऊंगा। समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है, बस 30 सेकंड का जवाब ले लेती हूँ। घोषाल जी, ये बताइए फिलहाल की जो हायर एजुकेशन की जहाँ खासकर बात है, कनाडा में जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जाते हैं छात्र वो भारत से जाते हैं, और कनाडा की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है वहाँ पर हायर एजुकेशन। ये किस तरह से आगे बढ़ेगी बात कि क्या आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी के वहाँ जाने पर उम्मीद की जा रही है कनाडा में कि इंटरेस्ट जो है वो इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनका और ज़्यादा बढ़ेगा? ये तो फिलहाल ज़्यादा बढ़ेगा मिस्टर मोदी का जो विजिट के बाद जी। फिर भी इवन विदाउट दैट ये कनाडा इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम बहुत ही अच्छा है, वो अमेरिका का एक ही स्टैंडर्ड है, तो इसीलिए वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटीज़ है, इवन इंडियन प्रोफेसर्स, इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ही है। तो मेरे ख्याल में ये एजुकेशन इज़ वन सेक्टर जहाँ पे ये प्रोग्रेस जरूर होगा इंडिया कनाडा। सज्जन जी, $8 बिलियन की बात हो रही है, यानी कि दोनों देशों के बीच जो है वो कारोबार इतना नहीं है जितना सिर्फ और सिर्फ यहाँ एजुकेशन से कमा लेता है कनाडा। $8 बिलियन जो है वो देता है। कितना महत्वपूर्ण है हायर एजुकेशन का जो क्षेत्र है भारत और कनाडा के बीच? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें तो जैसे बताया है, जो हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा और स्किलिंग, उसमें उसको भी हमने देखना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए जब 9/11 2001 के बाद अमेरिका में बहुत सारी रोक लगा दी गई थी, और कनाडा उस हिसाब से काफ़ी ओपन सिस्टम था, ओपन इकोनॉमी थी, ओपन इन टर्म्स ऑफ वीज़ा वगैरह लेने के लिए, स्टूडेंट्स को जाने के लिए इतनी ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आती थी, तो वो वहाँ पर चले गए। वही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, अंग्रेज़ी ज़बान में उनको पढ़ाया जाता है, वो जो वहाँ पर रहने का लाइफस्टाइल है वो बड़ा अच्छा है, और अगर देखा जाए जो कितनी कीमत है एजुकेशन की, वो कनाडा में कम है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम देखते हैं जो बहुत कनाडा में पिछले 10 साल में बहुत बढ़ोतरी हुई है। पढ़ने के साथ साथ फिर वहाँ सेटल होने का, वहाँ पर PR परमानेंट रेजिडेंस मिलने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सज्जनहार जी, प्रोफेसर नाफे, संजय कपूर जी और बालादास घोषाल जी। जो साफ तौर पर जो उम्मीद की जा रही है वो ये कि अमेरिका का जो मेडिसन स्क्वायर था उस जैसा कुछ नज़ारा शायद कनाडा में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है, लेकिन साफ तौर पर कुछ जो मुद्दे हैं जिनको रियल इश्यूज़ कहा जा रहा है उनके साथ जूझना भी ज़रूर होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी को। देखते हैं कैसा नतीजा निकलता है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।